नमस्कार, आप देख रहे हैं एप्स 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं जबलपुर की बड़ी खबर, आपको बता दें, जो कि जुड़ी हुई है चर्च लैंड स्कैम के मामले से। बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और परिजनों को बड़ा झटका। चल अचल संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया गया है। पत्नी, बेटे और बेटी की संपत्ति भी अटैच की जाएगी। ईओडब्ल्यू कोर्ट ने आदेश सुना है। तो एक तरफ राहत जरूर मिली थी बिशप पीसी सिंह को, क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है कि बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उनके परिजनों को बड़ा झटका। उनकी चल और अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया जाएगा। पत्नी, बेटे और बेटी की संपत्ति भी अटैच होगी। ईओडब्ल्यू कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर रमन सिंह ने जेपी नड्डा को बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ने पर उन्होंने बधाई दी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है, आगामी चुनाव में बीजेपी के विजय संकल्प पूरा होगा, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। अरुण साव और नारायण चंदेल ने भी बधाई दी। तो रायपुर से अहम खबर, जहां पर रमन सिंह ने जेपी नड्डा को बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ने पर उन्होंने बधाई दी। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी दिल्ली में, हमने देखा राहुल, और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन रहा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लग गई है। और जैसा कि जानकारी भी हमने आपको दी कि बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा अब जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। साथ ही आज बैठक में सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में अब शामिल हो गया है। बता दें कि पहले दिन यानी सोमवार को मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रोड शो भी किया था। और बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री ने हर कमजोर बूथ पर मजबूती से काम करने को कहा है। चलिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण साव जी, कार्यकाल बढ़ गया जेपी नड्डा का, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, आज राष्ट्रीय कार्य समिति ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अभी आने वाले समय में 9 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी नजदीक में है जी। और इसलिए चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में मतदान बूथ कमेटी से लेके मंडल, जिला, प्रदेश, उसके बाद ही राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जी। और उसको देखते हुए पार्टी ने तय किया कि ये चुनाव है लगातार, और इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया जाए जून 2024 तक। तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती से लगातार एक अनुभवी राजनेता हैं, सक्षम हैं और बहुत दीर्घ अनुभव है उनका राजनीति का, और ऐसे क्रूशियल समय में उनका कार्यकाल बढ़ा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले 9 राज्यों के चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में यशस्वी होकर जीतेगी नड्डा जी के नेतृत्व में। जी अरुण साहू जी, कार्य समिति की बैठक में एक बड़ी बात यह सामने आई है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो राज्यों के बारे में कहा गया कि यहां पर जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं कमजोर था, ये माना गया है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूती से आगे बढ़ रही है। राज्य की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी कोई उपलब्धि नहीं है और राज्य की जनता में कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है। हर वर्ग को ठगने का काम किया है। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़
केवल अपराध का गढ़ बन गया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है, धर्मांतरण का गढ़ बन गया है जी। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में राज्य की कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जनता के बीच में काम कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी अरुण साहू जी, एक सवाल और है क्योंकि यहाँ पर बार बार गुजरात फार्मूले की बात हो रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बात कही है कि अगर गुजरात फार्मूला लागू होता है तो ज्यादातर विधायकों के टिकट कट जाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आज उनके मंत्री भी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, आज चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। बार बार रिपोर्ट आ रही है कांग्रेस के विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है। आज कांग्रेस के विधायक मंत्री जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जनता का जवाब देने के बजाय गिरफ्तारी करा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये स्थिति है। तो आज दिक्कत में तो कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से 2023 में हमारी सरकार बनेगी। जी ठीक, अरुण साहू जी हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिवली हमने सुना राहुल की क्या कहना है अरुण साव का, और बधाइयां भी उन्हें हम जरूर देंगे, शुभकामनाएं भी। आने वाले दिनों में चुनाव है, देखते हैं जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया और इसका असर कितना होता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद वो तीसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिनका कार्यकाल लगातार राहुल दूसरी बार बढ़ाया गया है। और नड्डा का कार्यकाल बढ़ने से जबलपुर में स्थित उनके ससुराल वाले बहुत खुश हैं। और नड्डा की सास और पूर्व सांसद जयश्री बैनर्जी से खास बात की संवाददाता विजेंद्र पांडे ने, देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और मतलब साफ है कि इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा की अगुवाई में ही भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ जयश्री बनर्जी हैं, जबलपुर की पूर्व सांसद, और जेपी नड्डा साहब की सासू माँ इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसा आपको महसूस हो रहा है, आपके दामाद जी जो है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत खुशी की बात है। जब से सुना है तब से बहुत खुशी हो रही है। और उनके यहाँ शादी भी है तो शादी में अभी जाना भी है, तो इसलिए उनको बधाई तो दिया था, लड़की को दे दिया है। हालांकि चुनावी साल रहेगा, इस साल तो बहुत सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, 9 राज्यों के चुनाव हैं, फिर लोकसभा में भी जाना है। अगर मौका मिलेगा तो किस तरह से स्वागत होने वाला है दामाद जी का इस बार? उनको तो स्वागत अच्छी तरह से सब लोग करेंगे। सब लोग, उनको ये है कहना कि हम पब्लिक के लिए समय देते हैं और हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं। पब्लिक को जाके उनको कंपेल करना, उनको समझाना। और सुबह हमने देखा कि सुबह 6 बजे का गाड़ी से निकल गए, जैसे राजस्थान गए थे और गुजरात गए, तो एकदम से समय से बहुत ही कम उनको घर में मिलता है समय। जेपी नड्डा की सासू माँ उन्हें आगामी तमाम चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे रही हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की, जहां राज्य में अब तक 98,92,000 मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस धान खरीदी का क्रेडिट लेना चाहती है, ऐसा ही जैसा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। धान खरीदी की 90% राशि केंद्र की मोदी सरकार दे रही है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है? 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो। धान खरीदी पर बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं और किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा, सुनिए। धान खरीदी केंद्र
सरकार नहीं, राज्य सरकार अपने दम पे करती है। राज्य सरकार ऋण लेकर धान खरीदी करती है। और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य के अलावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार 2500 रुपये प्लस एडिशनल 2640 रुपये में धान खरीदी कर रही है। केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार धान खरीदती है, उसके बदले में सिर्फ राज्य सरकार से सेंट्रल पूल का चावल लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र के पैसे से धान खरीदी होती है। और बात करते हैं जबलपुर की। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर धार में नगरीय निकाय के लिए चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटने के आरोप लगे हैं और मोहन यादव पर यह आरोप लगाया है कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने। और अब वो मन बना रहे हैं कि वो निर्वाचन आयोग के पास जाकर शिकायत करेंगे। तो वहीं मोहन यादव ने इसे धर्म से जोड़ दिया और पलटवार किया है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर कहा कि हम लोगों के साथ हैं, लोग नहीं चाहते तो निजीकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि बीजेपी ने विधानसभा में निजीकरण न होने का सपोर्ट किया था, लेकिन सदन के बाहर वे आरक्षण के मुद्दे की तरफ पलट गए। की जनता नहीं चाहती तो निजीकरण हो, और इसीलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हम लोग विधानसभा में ये शासकीय संकल्प लाए थे कि ये नगरनार को राज्य सरकार को दे दे, इसका निजीकरण ना किया जाए। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की बैठक के दूसरे दिन क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मंथन हुआ। चुनिंदा लोगों द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट को G20 के जरिए कई देशों को भेजा जाएगा। इस दौरान सरकार रूरल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स को मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट भी खूब रास आ रहा है। रायपुर में वैसे तो प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर बड़े दावे करता है। आम लोगों के निर्माण पर तत्काल बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन जब रसूखदारों की बारी आती है तो उन्हें इन्हीं दावों की पोल खुलती नजर आती है। रायपुर के वीआईपी इलाके शंकर नगर के पास ऐसा एक मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार वो शिक्षा विभाग की आवंटित भूमि है और उस पर अभी तहसीलदार के माध्यम से स्थगन आदेश भी जारी किया गया है और निर्माण को जो है हटाने के लिए जो है दस्तावेज आहूत किए गए हैं। और उसके बाद जैसी अग्रिम कार्रवाई होगी उस आधार पर फिर जो एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से जो उस पर कार्रवाई होगी उसमें जो है निगम जो है पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और अब आपको कमलनाथ की हनुमान भक्ति दिखाते हैं। जी हां, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा है कि हनुमान के दिल में सीताराम और कमलनाथ के दिल में हनुमान है। ये भी दावा किया गया कि कमलनाथ रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बीजेपी का कहना है कि आखिर हनुमान चालीसा का अगर वो पाठ करते हैं, अगर वो हनुमान भक्त हैं, तो ये सब दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण की है और इसे लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में संविदा कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और बलौदाबाजार में प्रदर्शन देखने को मिला और इनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। वार्षिक परीक्षाओं से पहले छात्रों को इस बार एक नहीं बल्कि 2 परीक्षाएं देनी होंगी। इनमें से एक प्री बोर्ड होगी तो दूसरी प्री टेस्ट। समग्र शिक्षा अभियान ने दिशा निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में यह फार्मूला लागू होगा। जनवरी में छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षाएं देनी होगी और इसके बाद फरवरी में वार्षिक परीक्षाओं से कुछ दिन पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाओं के लिए अब टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 28 मार्च से 2 मई तक होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 1 अप्रैल से 2 मई तक चलेगी। हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षा में पहला विषय होम साइंस का होगा, वहीं 10वीं की में साइंस होगा। और इसी के साथ एमपीसीसी 2020 में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते बात करेंगे काइट फेस्ट की। बिल्कुल, लाइव स्टेट व्यूअर के से रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में 22 जनवरी को काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रायपुर समेत पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। समाज और राजनीति से जुड़े प्रबुद्ध लोग भी इस फेस्टिवल में शामिल होंगे, जिसे लेकर सभी का यही कहना है कि ऐसे आयोजन में परिवार समेत शामिल होने की जरूरत है। ये पहला बार कार्यक्रम हो रहा है, उनको सबको आके देखकर सीखना चाहिए और
आशीर्वाद देना चाहिए। पतंग उड़ाने में लोगों को अलग आनंद आता है। और पतंग उड़ा में हम लोग बच्चे के समय गाय चराने वाला आदमी भी बस्तर में भी करते थे। अभी बड़े स्तर से रायपुर में हो रहा है, तो मैं शौकत करता हूँ IBC को और यही अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में बहुत लोग आए, परिवार के साथ आए, नौजवान आए, ऐसी मेरा अपील है।